वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्टडी सेज पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वही हमारी सीरीज 10 सवाल मचाएंगे बवाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर वगैरह से देखकर निकाले हैं और ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपने बताना क्या है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? These are the oxides which show acidic as well as basic behavior. ओके, ये वो ऑक्साइड्स होते हैं आपके एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो ये करते क्या है? ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। और वी कैन से कि दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। तो वो एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ, दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, मतलब कि दोनों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो एज एन एसिड वो बिहेव कर रहे होंगे, तभी तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी हो रही है, आपका सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है। और सिमिलरली जब बेस के साथ कर रहे होंगे तब एसिड की तरह बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल अभी हम इसी के अंदर से निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर से कि कौन से आपके हैं और कौन से नहीं है। तो इसके अंदर ZnO और Al2O3 ये दो हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एग्जाम्पल इसकी यही है, ये आपने याद रख लेने हैं, क्योंकि हर बार ऐसे आपको चूज करने के लिए नहीं भी दिया जाएगा। कभी कभी क्या है कि आप लोगों को खुद से भी आपको याद रखना पड़ेगा और एग्जाम्पल कभी कभी मांग लिया जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूं, ये रिएक्ट कैसे करेगा? तो ZnCl2 प्लस H2O। ओके, एंड अगर इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट कराऊं NaOH के साथ, तब ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ये इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके रिएक्शंस हुए। इसके जो है रिएक्ट करने के, जो रिएक्ट करेगा ZnO जो है आपका, इसके मैंने दे दिए। Al2O3 के भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। इसके आई थिंक इजी है, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड है? वो ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है? जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, और दूसरा है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। तो इसके आपने रीजन देने हैं कि इसके रीजन क्या है। ठीक है, क्यों ये होते हैं, ये चीजें क्यों होती हैं, इसके रीजंस बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बात कर लेते हैं, व्हाई डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका आपको पता है कि जो सारे मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं, जो ऑक्टेट से बाहर, ऑक्टेट से ज्यादा होते हैं, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर मैं इसकी अगर डेफिनेशन दूं तो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, मेटल्स क्या करते हैं? आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे मेटल के अंदर अंदर ही फ्लो करते हैं और करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, तो उनकी हेल्प से क्या होता है? मेटल आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट। सिल्वर और गोल्ड ही क्यों यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स के अंदर? तो दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। होता क्या है कि वो बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में मिलते हैं, मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल लास्ट में मिलते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है? दोनों लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। सो दे डोंट कोरोड लिख लीजिए, या फिर ना तो इनके ऊपर कोरोजन होता है कभी भी। ठीक है, जैसे आयरन का आपने देखा है कि उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है, या और कई सारे मेटल्स हैं उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। तो ना तो इसके ऊपर कभी कोरोजन होगा, इनके ऊपर दे डोंट कोरोड एंड फॉर्म कंपाउंड्स। तो ना तो उनके ऊपर कोरोजन होता है, ना वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं।
ऑन एक्सपोजर, जब उनको एक्सपोज किया जाता है या फिर ओपन एटमोस्फेयर के अंदर रखा जाता है। तो ये उनकी एडवांटेज है, इसीलिए इन दोनों को यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो है, नेटिव फॉर्म जो है, उसको लूज नहीं करते हैं। ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आपका हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने पढ़ाई थी आपको वीडियो के अंदर। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो उन्होंने पूछा है कि जो नाइट्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, उस नाइट्रिक एसिड में जब आप मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व होती। इवन आप ही ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहां क्यों नहीं हो रही है नाइट्रिक एसिड से कराने के साथ। तो बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट oxidizes the H2 which is formed, तो यहां होता क्या है कि भाई H2 तो बाकी जो आपने रिएक्शंस बताई नॉर्मली, जो आपकी रिएक्शन है कि एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कराया जाए H2 बनेगी, तो H2 बनती तो है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि H2 नहीं बनती, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी वजह से वो उस H2 को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करा देता है उसको, और उसकी वजह से क्या है आपको H2 ऑब्टेन नहीं हो पाती है। तो ये है इसका रीजन, जो आपका पार्ट नंबर थर्ड का रीजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये रहा। गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपने क्या करना है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज बतानी है, ज्यादा कुछ काम नहीं है। क्वेश्चन काफी छोटा है लेकिन आंसर कंपैरेबली उतना छोटा भी नहीं होगा, बट इट इज क्वाइट इजी आई वुड से, है ना। तो आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टीज में आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे होंगे तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स इन विच द क्वेश्चन इज गिवन, के कितने मार्क कैटेगरी मार्क्स में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इलेबोरेट करना है। तो जैसे अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज मेंशन करेंगे इसकी मेटल्स की, तो फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टीज यू नो वेरी वेल, कि आप इसमें क्या लिख देंगे, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं सॉलिड जनरली, ठीक है, मर्क्यूरी के एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब तो क्या रहते हैं, सॉलिड। इसके बाद आपने मेलेबिलिटी आपने पढ़ी है कि मेलेबल होते हैं, यानी कि थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट करा जा सकता है। डक्टिलिटी आपने पढ़ी है, यानी वायर्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो डक्टाइल आप लिख देना। लस्ट्रस आपने पढ़ा है, यानी कि शाइन होती है उनके ऊपर, शाइनी सरफेस, ठीक है। लस्ट्रस के बाद आप और क्या बोल सकते हैं, सोनरस, सोनरोसिटी आपने पढ़ी है, ठीक है ना। सोनरस क्या है कि अगर उनको किसी चीज से वो करा जाए, उसको मारा जाए किसी चीज से, तो वो जो एक साउंड होती है, वो साउंड बार बार क्या होती है, आपको बार बार सुनाई देती है, ठीक है। तो वो है। इसके बाद आपकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जस्ट अभी आपने बात करी कि अगर मेटल को अगर रिएक्ट कराया जाए किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा, सोल्ट और प्लस में आपको H2 ऑब्टेन होगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं और यहाँ भी 2 लगा दूं और यहाँ 2 लगा दूं, तो ये अब बैलेंस्ड है, ठीक है। ये हुई आपकी फर्स्ट, कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सोल्ट मिलेगा आपको, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सेकंड, मेटल्स की प्रॉपर्टी जो आपने बात करनी है वो आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक जो है आपका रिएक्टिव मेटल है ज्यादा और दूसरा सोल्ट है किसका, लेस रिएक्टिव मेटल का, तो ये क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है। ये बना लेगा NaCl और प्लस में Mg यहां पर आ जाएगा। Cl 2 थे तो आपने क्या करना है, Cl यहां पर 2 करने हैं और Na भी 2 कर देने हैं। अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल प्लस अनदर सोल्ट ऑफ अनदर मेटल, तो क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल उसके सोल्ट को क्या कर लेगा, उससे एक्सचेंज कर लेगा,
ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड्स आपको पता है कि कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड दे विल गिव यू व्हाट, सोल्ट प्लस H2O। ओके, दे विल गिव यू व्हाट, सोल्ट प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, सोल्ट प्लस H2O। फॉर एग्जांपल मेटलिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो MgO प्लस एसिड HCl ले लेते हैं। सो इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू, आपको मिलेगा सोल्ट यानी कि MgCl2 और प्लस में मिलना है पानी यानी H2O। ठीक है, अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो Mg और Cl, दो Cl यहां पर हुए तो आपने दो Cl यहां पर भी कर देने हैं। अभी हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, मैग्नीशियम एक है। ठीक है, अभी बैलेंस्ड है। तो प्रॉपर्टी जो है आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं जब आपसे प्रॉपर्टी पूछी जाए किसकी, मेटल्स की। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज रही और ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज रही। What question number 4 says? It is a one word type of question। ठीक है, ये आपके किसके लिए, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके एमसीक्यूज आने हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड क्वेश्चन है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपने बताना है। ठीक है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल बताना है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड थर्ड वन वी वुड से डजंट react with O2 at high temperature। विद O2 even, even और लगा लेना है ना, इसकी सेंस चेंज हो जाएगी नहीं तो क्वेश्चन की। तो ये हुआ। और क्वेश्चन जो आपका फोर्थ वाला है वो क्या है, मोस्ट डक्टाइल। तो ये चीजें आपने मेरे को बता देनी है, जल्दी से जल्दी से गैस करिए क्या क्या आंसर इसके होने वाले हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड नहीं है बाय द वे, ये क्वेश्चन फोर्थ है। ठीक है, सीक्वेंसिंग इसकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, सिल्वर यानी Ag। ओके, AgOg, लो जी सुनो जी। इसके बाद है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम हो। तो ऐसे कई सारे हैं आपके पास जो है, गैलियम इसके अंदर आता है जनरली। ठीक है, और अगर कई सारे पूछे हो, एक से ज्यादा पूछे हो, तो सोडियम भी आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो भी काफी सॉफ्ट है। या फिर तब पूछते हैं कि कैन बी कट विद अ नाइफ, तो जिसे नाइफ से कट करा जा सकता हो, तो तब भी आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम पोटेशियम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वो इजीली कट हो जाते हैं किससे, आपके नाइफ से। गैलियम तो है ही, और सीजियम आप लिख सकते हैं। ठीक है, सीजियम का भी काफी कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मेटल्स हो जाते हैं आपके। ये पाम पे रखने, इनका ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विच कैन बी मेल्ट बाय कीपिंग ऑन पाम, तो पाम पे भी रखेंगे आप तो पाम की गर्माई से भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। डजंट रिएक्ट विद O2 इवन एट हाई टेम्परेचर, O2 के साथ रिएक्ट नहीं करते हाई टेम्परेचर पर भी। तो अभी आपने पढ़े हैं सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं कि चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हो और कंडीशंस कितने भी ज्यादा वर्स हो। इसके बाद है मोस्ट डक्टाइल, डक्टाइल सबसे ज्यादा कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है। एक्चुअल में इसकी जो वायर है, सबसे पतले से पतला वायर, मतलब शायद 1 ग्राम गोल्ड से आप कुछ मीटर, मतलब कई सारे काफी लंबी एक वो बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। लेकिन यूज इसलिए नहीं करते हैं कि काफी प्रीशियस है। अदरवाइज सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल क्या है आपका, गोल्ड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए। चलिए सर, व्हाट डू क्वेश्चन नंबर 5 सेज, एक्सप्लेन
रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी किसकी पूछी है आपसे? सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर। ये काफी ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है और आपसे काफी पूछा जाता है। कभी ना कभी इसको घुमा फिरा के कभी कोई से मेटल की पूछ लेंगे, कभी कोई से मेटल की पूछ लेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ कैसी है। ठीक है, तो आपने इसमें बता देना है, क्या बताएंगे आप सॉल्यूशन के अंदर, कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये आपको पता है, मेटल, एंड इट रिएक्ट्स, और क्या होता है जब इसको पानी में डालते हैं, ठीक है, जब इसको पानी में डालते हैं, इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। तो ये क्या करता है? वायलेंटली रिएक्ट करता है और काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब इट बूम्स लाइक अ क्रैकर। ठीक है, तो ऐसा जो है ये आपका सोडियम होता है। इसके बाद सेकंड में बात करूं तो कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम भी आपका क्या करता है? कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, ये भी आपका वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। और बोथ ऑफ दीज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये दोनों ही क्या करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जबकि मैग्नीशियम इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इज अ लिटिल लेस रिएक्टिव आई वुड से। ठीक है, इनसे थोड़ा कम रिएक्टिव है एंड रिएक्ट्स विद, व्हाट डज इट रिएक्ट्स विद? इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर ओनली, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ किसके साथ? सिर्फ हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सबसे ज्यादा क्या है रिएक्टिव? सोडियम है, जो कि हॉट मतलब कोल्ड वाटर के साथ भी काफी वायलेंटली रिएक्ट करता है। कैल्शियम भी वायलेंटली रिएक्ट करता है लेकिन सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है। उसके बाद लास्ट में आता है मैग्नीशियम, जो कि कोल्ड वाटर के साथ तो टोटली रिएक्ट करता ही नहीं है, जबकि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहा। अब क्वेश्चन 6 के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम जो है आपका रिएक्टिव मेटल है, इवन देन इज यूज्ड फॉर व्हाट? वो पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग के लिए इसको यूज करते हैं, या तो फिर इसके यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। तो आपने डैश में यूटेंसिल्स भी डाल लेना है, ठीक है, स्लैश के साथ में। ये तो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, कैल्शियम जो है पानी के ऊपर तैरना क्यों शुरू कर देता है? एक ये क्वेश्चन आपने बताना है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये ऐसे है जैसे कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं आपके 5-7 नंबर के, तो उसमें क्या होता है जनरली कभी कभी एक के बजाय 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक साथ, तो वो आपने बताने होते हैं। तो ये पहला है, एल्यूमिनियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग। एल्यूमिनियम जो कि एक रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद भी उसको यूटेंसिल्स बनाने में या पैकेजिंग में यूज करते हैं, तो क्यों? ठीक है, बिकॉज इसकी एक स्पेशलिटी है, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कोरोजन। ठीक है, या लेयर ऑफ ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम को आप एक्सपोज करेंगे ओपन एटमॉस्फेयर में, तो उसके सरफेस पर क्या बन जाएगी? एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, विच प्रिवेंट्स फर्दर रस्टिंग या विच प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन। तो वो क्या करता है? रेदर देन उसको हार्म करने की बजाय, फर्दर कोरोजन, उसको हार्म करने के बजाय वो क्या करता है? उसको फर्दर रस्टिंग से बचाता है। तो ये उसका फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन पहला, इसका जो पार्ट है। दूसरा है, व्हाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर। कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करने पे क्या है? फ्लोट करना क्यों शुरू कर देता है? इसका रीजन मैं आपको रिएक्शन के साथ बताता हूं। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और प्लस में देगा कुछ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस जो है ये
ये जो हाइड्रोजन गैस है H2, इट स्टिक्स विद द सरफेस, इट स्टिक्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे वो क्या हो जाती है, इसके बबल्स जो है इसके अंदर भर जाते हैं या स्टिक हो जाती है इसके साथ, ठीक है। इट स्टिक्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू विच, ये क्या करना शुरू कर देता है, इट स्टार्ट फ्लोटिंग, ड्यू टू विच इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये आपने बता देना है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्लोटिंग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं अभी। आप लोग तो अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। विच रिएक्शन इज यूज्ड इन, रिएक्शन इज यूज्ड इन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार किसी ना किसी या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का मैं पहले नाम आपको बता देता हूं कि इसका नाम क्या है और कैसे ये होती है रिएक्शन। तो इसका जो नाम है रिएक्शन का, इसको आप बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। इसमें होता क्या है सर, इसमें होता ये है कि जो आपकी फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है और एल्यूमिनियम बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल देन फेरस, ये इसको क्या कर देता है, रिप्लेस। तो ये कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में, ठीक है। Al2O3 में प्लस यहां पर मिलता है आपको 2Fe, जो कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट मतलब आपको ऑब्टेन होता है, क्योंकि हीट क्या है इसके अंदर, इस वाली रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो ट्रिमेंडस अमाउंट में निकलती है बाहर, ठीक है, दी जाती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप कह सकते हैं। तो ये जो है किसकी फॉर्म में मिलता है आपको, लिक्विड की फॉर्म में। तो ये जो लिक्विड आयरन है, इसको आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन को आप रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कराते हैं, जहां से ट्रैक डिसजॉइन हो रखा होगा, जहां पर बीच में जो मतलब जहां से आपको लगा, जहां पर आपको आयरन की नीड है। तो आयरन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। और वो जो लिक्विड है वो वहां पर क्या कर लेगा, वो वहीं पर हार्ड हो जाएगा और वहीं से आपका जो रेलवे ट्रैक है वो क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद उसको जो है फिनिशिंग वगैरह दे दी जाती है, लेकिन जो मेन जो रिएक्शन है वो यही काम आती है जब इसको ज्वाइनिंग के लिए, रेलवे ट्रैक्स की ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन 8 के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये आपने बताना है। तो NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो देखिए सर, इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर है इसका 11, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो होगा 281। तो ये क्या करेगा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये बन जाएगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वाइल क्लोरीन जो है, इसका अगर मैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 287 बनेगा और ये इसके इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। अच्छा, ये इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2-8। ये 2-8-7 थे, इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2-8-8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा देखो, बाहर वाले में 8 बचे, एक जो एक्स्ट्रा था वो इसने डोनेट कर दिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा, क्योंकि एक कम था, तो जो यहां से डोनेट करा था Na ने, वो Cl ने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो अभी कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, रिप्रेजेंट आप इसको ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, कि मान लीजिए ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है Na का, प्लस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे ओरिजिनली, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इन दोनों ने रिएक्ट करा साथ में, तो क्या बना लिया, NaCl। इस NaCl में हुआ क्या है, Na तो प्लस बन गया, जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को देकर, जबकि क्लोरीन ने क्या करा, 7 तो इलेक्ट्रॉन इसके ही रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां Na का, ठीक है। तो ये बन गया सर आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है। ऐसे आपने प्रॉपर केमिकल रिएक्शन लिख के बतानी है और फिर बताना है कि कैसे ज्वाइन हुए। ये डॉट वाला जो Na का इलेक्ट्रॉन है किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया और इन दोनों के ऑक्टेट क्या हो गए, म्यूचुअली पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 सर,
व्हाट डज इट सेज, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वो मेटल्स हैं, आपने मेटल्स के 3 टाइप पढ़े हैं, 3 टाइप से उनको डिवाइड करा है जनरली हमने, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। उसके डिपेंडिंग ऑन दैट उसका एक्सट्रैक्शन का मेथड भी बदल जाता है। एग्जांपल के लिए आप जिंक भी ले सकते हैं। ठीक है, जिंक के साथ भी आप कर सकते हैं इसको। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मेटल। तो आपने कोई भी एक मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल का कोई मेटल जो है लेना है और उसका एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस बताना है कि कैसे आप करोगे कन्वर्ट। जैसे कि मैं जिंक का एग्जांपल लेके कर रहा हूं, तो वो डायरेक्टली जिंक भी पूछ सकते हैं या कोई और मेटल आपको दे सकते हैं मिडल रिएक्टिविटी का, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपने खुद ही वो बता देना है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास जिंक का एक इंपॉर्टेंट और है कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन, ये क्या होता है कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसको आपने लेना है। अभी आपको ये तो देखते ही पता लग गया होगा कि CO3 है, तो CO3 है तो कार्बोनेट है, यानी कि जिंक कार्बोनेट है। तो आपने क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है। कार्बोनेट्स का आप क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन कब होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैल्सिनेशन आप करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग होती है प्रेजेंस में, और जो कैल्सिनेशन है वो क्या करना है आपने, एब्सेंस में करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी किस के अंदर है, अबंडेंट अमाउंट के अंदर, अबंडेंट अमाउंट में पॉसिबल वो है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनेट और को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड के अंदर, क्योंकि ऑक्साइड के अंदर इसको क्या करना, इसको रिड्यूस कर पाना थोड़ा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू द कार्बोनेट। और ये किसके थ्रू करेंगे, कैल्सिनेशन के थ्रू। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में करते क्या है, करते कुछ नहीं है, जो आपका ओर है उसको बस आपने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में मिलेगी आपको बहुत सारी CO2। ठीक है, पार्ट नंबर बी के बारे में बात करें तो अभी आपने क्या करना है, इस ऑक्साइड को, ये जो ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हुई है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटल के अंदर। और ये आप किसके थ्रू करेंगे, रिडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, रिडक्शन। कोई एक ऐसा मेटल जो कि इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, इधर यू कैन टेक इट टू बी, जनरली कार्बन लेते हैं या एल्यूमिनियम भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ZnO है आपका, इसको आपने C के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया Zn और प्लस में मिल गया CO। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो गया। तो बस ये है आपकी प्रोसेस जो है एक्सट्रैक्शन की, किसी भी मेटल जो कि आपके रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में आता है उसके लिए पर्टिकुलरली। बारे में तब बात करेंगे, व्हाट वुड हैपन इफ, क्या होगा अगर, पार्ट फर्स्ट, व्हेन सम जिंक पीसेस आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड, व्हाट डज इट सेज, सम कॉपर पीसेस आर प्लेस्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, यानी FeSO4 सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये क्वेश्चन, ये पार्ट नंबर सेकंड हुआ। अभी पार्ट नंबर थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयरन नेल, एन आयरन नेल, ठीक है, एन या फिर आयरन आप Fe लिख लीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। NFe नेल is dipped in a solution of, is dipped in, अगेन किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डिप करना है, CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसके रिएक्शन के बारे में बात करूं, ये आपको क्या दिया है, जिंक पीसेस, यानी कि जिंक दिया है प्लस
प्लस में दिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है तो आपको ये बात पता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको इसके सोल्ट से रिप्लेस कर देगा, और जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो होगा क्या कि ये बन जाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और प्लस Cu जो है आपको नेटिव फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कॉपर पीसेस दिए हैं यानी Cu प्लस FeSO4 का दिया है सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट करके देंगे तो आपको वहां से भी समझ लेना है। ठीक है, अच्छा अभी कॉपर जो है वो क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है, तो यहां पर क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये आपको कब पता होगा, जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ी होगी, इवन याद करी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है Fe नेल इज डिप्ड, तो यानी कि Fe और किस में डिप किया है, CuSO4। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी कि जो हमारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जिसके अंदर ज्यादा पावर है, जो मोटा ताजा आदमी है, वो हल्के आदमी को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सोल्ट। तो Fe इसको रिप्लेस कर देगा, सो इट विल कन्वर्ट इनटू FeSO4 एंड और Cu जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारी सीरीज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो वो आपने कमेंट में पोस्ट कर देने हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो हमने अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे साइंस के नोट्स वहां पर अच्छे से मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपके कोई भी साथी हैं, आपके संगी साथी, ऐसे लोग जो अभी जिन्होंने कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जिनको नीड है ऐसे वीडियोस की, तो आप उन तक ऐसी वीडियोस पहुंचाइए। थैंक यू।